Hello students, welcome back again in this video. So we were doing the history part in 8th class and we have started the lesson 2, the rise and growth of the company power. And in this lesson we have done the Portuguese in India, Dutch in India, when they came in India and what they have done, and so on. So this is the second part of this lesson and we'll start with the British in India. Sir Francis Drake, a British navigator, undertook a voyage around the world in 1579. ब्रिटिश नेविगेटर थे, नेम सर फ्रांसिस ड्रेक. वॉयज वॉयज होता है सी जर्नी को वॉयज कहा जाता है, समुद्री यात्रा को. तो 1579 में उन्होंने एक नेविगेटर थे ब्रिटिश सर फ्रांसिस ड्रेक. उन्होंने एक समुद्री यात्रा की. द कंप्लीशन of his voyage and the victory of the England over the Spanish Armada in 1588 encouraged the people of England to undertake voyages to the eastern world. अब जो है द कंप्लीशन ऑफ वॉयज, यात्रा की समाप्ति के टाइम, द विक्ट्री ऑफ इंग्लैंड ओवर द स्पेनिश अरमादा वट एवर इट इज़, इंग्लिश लोगों का जो है स्पेनिश लोगों के अगेंस्ट जो उनकी विक्ट्री हुई, उसने इनक्रेज किया काफ़ी लोगों को, इंग्लैंड वाले लोगों को, इंग्लिश पीपल को, कि वो समुद्री यात्राएं करें, ईस्टर्न वर्ल्ड को खोजें. वेस्टर्न वर्ल्ड होता है यूरोपियन देश, ईस्टर्न वर्ल्ड होता है एशियन देश. तो उन्होंने ये बोला, इनकी एक जो ये विक्ट्री थी, एक जर्नी जो थी समुद्री यात्राओं की, तो उस चीज़ ने उनको मोटिवेट किया कि वो जो है ईस्टर्न वर्ल्ड को डिस्कवर करें, खोजें, वहाँ जाके अपनी यात्राएं करें. The English Queen Elizabeth I also encouraged many seafarers like James Lancaster, John Mildenhall and Captain Raymond to go India. तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट जो थी, उन्होंने मोटिवेट किया इंग्लिश लोगों को, और जिनमें से सी फेरर जो थे, समुद्री यात्री जो थे, उनको मोटिवेशन दिया कि वो इंडिया जाएं, खोज करें, देखें, ढूंढें क्या है क्या नहीं है. ऑन 31 December 1600 क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ग्रांटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी अ रॉयल चार्टर. ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में जो है एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर, एक पत्र दिया, और उसमें एक राइट उनको दे दिया, अधिकार दे दिया कि वो ट्रेड करें ईस्ट के साथ, व्यापार अपना बढ़ाएं ईस्टर्न कंट्रीज़ के साथ. दी A royal charter clearly meant that no other trading group in England could now compete with the East India Company. अब इस रॉयल चार्टर में ये था कि कोई भी ट्रेडिंग कंपनी या कोई भी ग्रुप इंग्लैंड का वो compete नहीं करेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी से, आपस में ही वो जो है कोई कंपटीशन नहीं करेंगे. द कंपनी नाउ हैड द राइट टू अंडरटेक वॉयजेस टू न्यू एंड अननोन मार्केट्स फ्रॉम वेयर इट कुड बाय गुड्स एट अ चीपर प्राइस एंड सेल देम बैक इन यूरोप एट हायर प्राइसेस. तो जितनी भी समुद्री यात्राएं हुई, उनका मेन पर्पस था अननोन मार्केट्स को, ऐसे मार्केट्स को खोजना, कंट्रीज में जाना, देखना, जहां वो जो उनके ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रोडक्ट्स को खरीद सके चीपर प्राइस में और सेल देम बैक इन द यूरोप, और यूरोप में उनको जो है वापस हायर प्राइस पे बेच सके. द ईस्ट इंडिया कंपनी अंडरटुक इट्स अर्ली वॉयजेस टू सुमात्रा. सबसे पहले कहाँ की यात्रा करी ईस्ट इंडिया कंपनी ने? समुद्री यात्राएं सुमात्रा, जावा, मोलुकस, इन कंट्रीज़ में जाके उन्होंने अपनी यात्रा की. सुमात्रा, जावा, आई थिंक ये अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं. इन 1608 इट मेड इट्स फर्स्ट अटैम्प्ट टू स्टैब्लिश फैक्ट्रीज इन इंडिया. इन 1613 1613 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री इंडिया में लगाई. द मुगल एम्परर जहांगीर इशूड अ फरमान परमिटिंग द इंग्लिश टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री परमानेंटली एट सूरत. तो मुगल एम्परर जो थे जहांगीर, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया, एक परमिशन उन्होंने दे दी कि भाई इंग्लिश जो लोग हैं आकर के अपनी फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर सकते हैं सूरत में. सूरत इज़ लोकेटेड इन द गुजरात. थस इस तरह से द फर्स्ट फैक्ट्री of the East India Company was established at Surat. This is very important question. Where did first factory of East India Company was established? Answer will be Surat. Simultaneously यानी साथ साथ similar other factories were established in Madras, Chennai, Bombay, Calcutta. तो इस तरह से जो है सूरत में, चेन्नई में, बॉम्बे एंड कलकत्ता, इनमें जो है और कंपनी जो है इस्टेब्लिश की गई, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी बाकी की ब्रांचेस खोल दी. तो ये था ब्रिटिशर्स के बारे में. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द फ्रेंच इन इंडिया, कि फ्रेंच लोग कैसे इंडिया में आए.
तो हमने ब्रिटिशर्स का पढ़ लिया, पोर्तुगीज़ का पढ़ लिया, फ्रेंच का हम लोग पढ़ रहे हैं। द फ्रेंच कंपनी नेम्ड, ये है कंपनी डेज इंडेज ओरिएंटल, ये फ्रेंच लैंग्वेज के वर्ड हैं, तो इसलिए आई थिंक इनका प्रोनाउंसिएशन काफ़ी मुश्किल है, तो जो भी होगा इसका आई थिंक आप समझ जाएंगे। वॉज फाउंड इन 1664, 1664 में जो है ये इनकी शुरुआत हुई फ्रेंच कंपनी की। द फर्स्ट फ्रेंच फैक्ट्री वॉज स्टैब्लिश इन इंडिया बाय फ्रेंकोइस कैरॉन एट सूरत। तो ब्रिटिशर्स ने भी सूरत में की इस्टेब्लिश, और फ्रांसीसी लोगों ने भी जो है, या फ्रेंच लोगों ने जो है सूरत में ही इस्टेब्लिश की 1668 में। और यहाँ पे पिछले जो पैराग्राफ में मैंने बताया कि सूरत में कब हुई, तो सूरत में 1613 में। दोनों में डिफरेंस से कंफ्यूज नहीं होना है, और ये कन्फ्यूजन तभी होगा जब आप अपने नोट्स प्रिपेयर करते रहेंगे साथ साथ, नहीं अदरवाइज तो कन्फ्यूजन आपकी होगी ही होगी। Further factories were established in Machilipatnam, Pondicherry, Mahe, चंदेर नगर, कारिकल, बालासोर, सूरत एंड मॉरिशस। तो बाकी की कंपनीज जो हैं फ्रेंच कंपनीज, वो इन जगहों पे स्टैब्लिश हुई। The establishment of Portuguese, Dutch, British and French factories in India and the Eastern Island resulted in a fierce competition rivalry amongst them. तो इस तरह से ये अलग अलग कंट्रीज़ की जो कंपनी इंडिया में आई और इनके बीच में एक कंपटीशन हुआ। ऑल ऑफ देम वांटेड टू एक्सेल ट्रेड बाय अर्निंग मैक्सिमम प्रॉफिट। तो सभी का मेन एक पर्पस था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बिजनेस करके, ट्रेड करके, व्यापार करके मैक्सिमम प्रॉफिट कमाए। दिस लेड टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटीज़ दैट वर इन ग्रेट डिमांड। तो इससे क्या हुआ कि कमोडिटीज़, जो भी चीज़ें, वस्तुएं जो थी, उनकी कॉस्ट में जो है, उनकी डिमांड में वेट दिस लेड टू राइज इन द कॉस्ट ऑफ द कमोडिटी। हाँ, तो कमोडिटी की कॉस्ट बढ़ गई, दैट वर इन ग्रेट डिमांड, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में थी। अल्टीमेटली रिड्यूस द प्रॉफिट, और इस वजह से उनका जो है प्रॉफिट कम हो गया। स्पाइसिस लाइक क्लोव्स, लौंग जिसको बोलते हैं, कार्डमम, इलायची, पेपर, मिर्च यानी काली मिर्च, सिनेमम एंड फाइन क्वालिटी ऑफ सिल्क एंड कॉटन वर द मेन ऑब्जेक्ट्स ऑफ द ट्रेड। तो मेन ऑब्जेक्ट्स कौन कौन से थे ट्रेड के, तो ये इसको इम्पोर्टेंट है, तो थोड़ा सा अंडरलाइन कर लेंगे, आप अपने नोट्स में भी बना सकते हैं। टू प्रिवेंट ईच अदर फ्रॉम प्रॉफिटेबल ट्रेड दीज कंपनीज एंगेज इन कॉन्स्टेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। तो एक दूसरे का प्रॉफिट किसी का ज़्यादा हो रहा था, किसी का कम हो रहा था, जिस वजह से इन कंपनीज के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट्स आ गए, वाद विवाद हो गए। दे ऑल्सो रेज्ड आर्म्स अगेंस्ट द लोकल रूलर्स इफ दे अपोज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ देयर फैक्ट्रीज। अगर कोई भी लोकल रूलर था जो इनके अगेंस्ट, जो इनको नहीं अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने दे रहा था, तो उनके खिलाफ इन्होंने आर्म्स एंड एम्युनिशन, गन वगैरह का यूज़ करने लगे, किया जाने लगा। थस पॉलिटिक्स एंड ट्रेड बिकम इंस्पेरेबल। इस तरह से पॉलिटिक्स, राजनीति और व्यापार दोनों आपस में काफ़ी गहरे हद तक जुड़ गए। नाउ एंग्लो फ्रेंच राइवलरी इन द कर्नाटिक व्हाटएवर इट इज, आई डोंट नो। सो अब जो है एंग्लो फ्रेंच राइवलरी, इनकी आपस की क्या जो राइवलरी थी, दुश्मनी थी, वो किस तरह से बढ़ी, अब देख लेते हैं। इन ऑर्डर टू हैव मोनोपोली ओवर द ट्रेड इन इंडिया एंड ईस्टर्न आइलैंड, इट वाज नेसेसरी फॉर द ब्रिटिश टू एलिमिनेट देयर राइवल्स। अब जो है इंडिया में मोनोपोली, ट्रेड में, व्यापार में मोनोपोली, एकाधिकार बनाने के पर्पज़ से जो ब्रिटिशर्स हैं, अगर उनको इंडियन मार्केट पे एकाधिकार जमाना है, अपना हक जमाना है, अधिकार जमाना है और एक अच्छा व्यापार करना है, तो उन्होंने ये माना कि ये बहुत ही ज़रूरी है, नेसेसरी है कि वो अपने राइवल्स को, जो उनके दुश्मन हैं, बाकी की अदर कंट्रीज़ की कंपनी, उनको एलिमिनेट किया, हटाए जाए। द चीफ अमंग देम वाज अ फ्रेंच, जो कि सबसे मेन कौन थे, फ्रेंच। ऑल्सो टू अर्न मैक्सिमम प्रॉफिट बाय बाइंग रॉ मटेरियल एट अ लेसर प्राइस, इट वाज नेसेसरी फॉर देम टू हैव अ पॉलिटिकल कंट्रोल ओवर द कंट्रीज विद हुम दे हैड ट्रेड रिलेशंस। तो जितना ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे उसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी में रॉ मटेरियल चाहिए, किस प्राइस पे, लोअर प्राइस पे। तो जितनी लोअर प्राइस पे हमें जो है रॉ मटेरियल मिलेगा, उतना ही ज़्यादा हम प्रॉफिट कमा सकते हैं जब हम उसको मैन्युफैक्चरिंग के प्रोसेस से कन्वर्ट करके गुड्स में कन्वर्ट कर देते हैं, एक वैल्यूएबल थिंग में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं, तभी उसकी वैल्यू बढ़ती है।
तो ये नेसेसरी है कि रॉ मटेरियल अगर लो कॉस्ट पे लेना है तो उनको पॉलिटिकल अलायंस बनाने पड़ेंगे, राजनीतिक उनका जो है रिश्ते बनाने पड़ेंगे रूलर्स के साथ, वहाँ की पार्टीज़ के साथ, ताकि उन्हें ईजिली जो है रॉ मटेरियल मिल जाए। England and France were traditional rivals in most of the European war in the 18th century। और फ्रांसीसी और इंग्लैंड दोनों जो देश हैं इनके आपस में ही ट्रेडिशनल राइवल्स हैं, परंपरागत रूप से इनकी दुश्मनी रही है। यूरोपियन वॉर्स में जितने भी यूरोपियन कंट्री के युद्ध हुए हैं 18th सेंचुरी में, द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ट्रेड इंटरेस्ट बिटवीन दीज फाइनली एंडेड अप विद द 3 एंग्लो फ्रेंच वॉर्स इन द कर्नाटिक वॉर्स दैट वर फॉट फ्रॉम 1746 टू 1763। तो आपस में इनके युद्ध हुए 1746 से 1763 तक। They were called the Carnatic Wars as most of them were fought in the Carnatic region and other parts of Tamil Nadu। तो ये भाई कर्नाटक वाला ही नेम है, पहले इसको कर्नाटिक बोला जाता था, बाद में कन्वर्ट करके कर्नाटक बोल दिया गया। तमिलनाडु है, तमिलनाडु की बात आ रही है तो कर्नाटक। The wars finally resulted in the establishment of British power in India। और जब रिजल्ट क्या रहा दोनों की लड़ाइयों का, रिजल्ट ये रहा कि ब्रिटिशर्स ने ज़्यादा पावर गेन कर ली इंडिया में, ज़्यादा जो है अपना अधिकार जमा लिया इंडिया में। तो ये था हमारा फ्रेंच के बारे में, ब्रिटिशर्स के बारे में, डच और पुर्तगीज़ के बारे में था, किस तरह से वो हमारी कंट्री में आए और किस तरह से उन्होंने अपना ट्रेड किया, कौन लोग थे, कौन पहले आया। एलिजाबेथ फर्स्ट ने एक चार्टर एक वो दिया जिसमें उन्होंने परमिशन दे दी ईस्ट के साथ ट्रेड करने की, व्यापार करने की। नेक्स्ट है इसमें, हाँ, द ब्रिटिश कॉन्क्वेस्ट ऑफ बंगाल। बंगाल के ऊपर ब्रिटिशर्स का कॉन्क्वेस्ट ये वर्ड है, इसका मीनिंग मैं आपको अभी नहीं पता मुझे, इसलिए बाद में बताऊंगा। इन द 18th सेंचुरी बंगाल वाज रिच प्रोविंस। 18वीं सदी में जो है बंगाल एक काफ़ी अमीर प्रोविंस थी, एक प्रोविंस कहते हैं, रियासत थी, काफ़ी अमीर रियासत थी। इट ऑल्सो फ्लरिश्ड वेल इन ट्रेड एंड कॉमर्स। काफ़ी अच्छा उनका ट्रेड एंड कॉमर्स था, व्यापार और वाणिज्य था। दी इंग्लिश हैज़ स्टैब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन बंगाल इन 1651। इंग्लिश यहाँ पे इंग्लिश लोगों के लिए वर्ड यूज़ हुआ है, ना कि लैंग्वेज के लिए। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। तो इंग्लिश यहाँ पे जो है एक किस तरह से बताऊंगा इसको मैं, इंग्लिश लैंग्वेज के रूप में यूज़ ना हो करके इंग्लिश लोगों के लिए वर्ड यूज़ किया गया है। फर्स्ट फैक्ट्री कब बंगाल में की? 1651 में ब्रिटिशर्स ने, बाय द परमिशन ऑफ सुल्तान शाह शुजा। सुल्तान वहाँ के थे शाह शुजा, उनकी परमिशन के साथ इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री बंगाल में लगाई 1651 में। देन सूबेदार ऑफ बंगाल फर्दर द इंग्लिश गॉट दी जमींदारी ऑफ दी 3 विलेजेस। तो सूबेदार ऑफ बंगाल थे, उनकी ही उसमें जो है इन्होंने जमींदारी ली 3 विलेजेस की, सुतानुती, कालीकटा एंड गोविंदपुर। हाँ, गोविंदपुर इन 1698 फ्रॉम सूबेदार अजीमे शान इन 1770 द मुगल एम्परर Farrukhsiyar granted several trading privileges to the East India Company. The company now became entitled to buy and sell anything from Bengal paying without custom duties। तो वही वाली चीज़ आ गई है दोबारा से कि अगर ट्रेड एंड बिजनेस अच्छे से करना है तो पॉलिटिकल अलायंस बनानी पड़ेगी। तो यही ब्रिटिशर्स ने किया बंगाल में। और बंगाल जो था 18th सेंचुरी में काफ़ी एक अमीर रियासत हुआ करती थी, और वहाँ के जो शासक थे शाह शुजा, उनके साथ अच्छे रिलेशन बना लिए इन्होंने। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 विलेजेस की ज़मीन उन्होंने ले ली, और बाद में जो है वहाँ के मुग़ल एम्परर जो थे फर्रुखसियार, उन्होंने इनको परमिशन ग्रांट की कि वो जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ट्रेड करेंगे और बिना किसी प्रॉफिट के। दी कंपनी नाउ बिकम एंटाइटल्ड टू बाय सेल एनीथिंग। हाँ, और कंपनी को ये राइट दे दिया कि वो कुछ भी खरीद सकती है और बेच सकती है बंगाल में बिना किसी कस्टम ड्यूटी के, किसी भी टैक्स के बिना वो अपना माल बेच भी सकती है और ख़रीद भी सकती है। इट ऑल्सो बिकम फ्री टू कैरी गुड्स टू एंड फ्रॉम बंगाल।
और ड्यूटी फ्री बना दिया, कोई टैक्स के बिना ही जो है ये ब्रिटिशर जो है बंगाल से कोई भी चीज़ ले सकते थे और उसको एक्सपोर्ट कर सकते थे, भेज सकते थे वापस। बंगाल वॉज देन रूल्ड बाय अलीवर्दी खान। ही केप्ट अ क्लोज वॉच ओवर द एक्टिविटीज ऑफ द कंपनी एंड हाउ द इंग्लैंड वर मिस यूजिंग द पावर ग्रांटेड टू देम। तो ये जो थे अलीवर्दी खान, ये काफ़ी ध्यान से इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इंडियन जो गुड्स एंड सर्विसेज हैं या फिर रिसोर्सेज उनका यूज़ कर रहे हैं, किस तरह से अपना बिजनेस चला रहे हैं, उसको काफ़ी ये नोटिस कर रहे थे। अलीवर्दी खान डाइड इन 1756। ही वॉज सक्सीडेड बाय द ग्रैंडसन सिराजुद्दौला हु वॉज यंग एंड इनएक्सपीरियंस्ड। तो यंग थे और उनको ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं था सिराजुद्दौला को। तो ये जो है, हाँ, दादा थे सिराजुद्दौला के। ही वॉज ऑल्सो शॉर्ट टेम्पर्ड, थस हिज सक्सेशन लेड टू द कोर्ट इंट्रीगियस। तो काफ़ी जो है ये शॉर्ट टेम्पर्ड थे, बहुत जल्दी इनको गुस्सा आ जाता था। द इंग्लिश कंसिडर्ड इट द राइट टाइम टू इंटरफेयर इन द पॉलिटिक्स ऑफ बंगाल। तो ब्रिटिशर्स ने ये सोचा कि यही एकदम सही समय है कि जो बंगाल में जो है अपना क्या करें, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस करें, कि वहाँ की राजनीति में अपना हाथ पैर जमाए। दे बिगेन टू फोर्टिफाई फोर्ट विलियम एट कलकत्ता एंड माउंटेड गन्स ऑन दी वॉल्स ऑफ द फोर्ट। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, फोर्टिफाई किया। फोर्ट विलियम कॉलेज था कलकत्ता में, पहला इंडिया का कॉलेज है, ये खोला था और वहाँ पे इन्होंने क्या कर दिया, माउंटेड गन्स, गन उन्होंने लगा दी वॉल्स पे। Aware of the company's political desires, Sirajuddaulah asked the English to immediately stop fortification and pay revenues. तो पता था सिराजुद्दौला को क्या हो रहा है, तो इसी वजह से उन्होंने पूछा इंग्लिश लोगों से कि भाई इसको तुरंत की तुरंत रोका जाए, फोर्टिफिकेशन एंड पे रेवेन्यूज़, और जितनी भी चीज़ें हैं उनका टैक्स दिया जाना लगे, कि तुम जो भी कुछ कर रहे हो इंडिया में, ट्रेड एंड बिजनेस कर रहे हो, वो सब अब रोको और इसके लिए तुम्हें टैक्स देना पड़ेगा। व्हेन द इंग्लिश रिफ्यूज टू ओबे, और जब ब्रिटिशर्स ने इसको मना कर दिया, द नवाब मार्च्ड विद एन आर्मी, और उसी के साथ ही जो है सिराजुद्दौला ने एक लड़ाई छेड़ दी इनके लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट, और जिसमें 30,000 सोल्जर हुआ करते थे, एंड लेट द सीज ऑफ कलकत्ता, और कलकत्ता को उन्होंने सीज कर दिया। ही कैप्चर द कंपनीज ऑफिशियल, और ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ऑफिसर्स जो थे, उनको इन्होंने सीज कर लिया, कैप्चर कर लिया, किडनैप कर लिया। डिसआर्म्ड द इंग्लिश सोल्जर्स की गन वगैरह सब छीन ली। ब्लॉक हेडेड इंग्लिश शिप्स। सिराजुद्दौला प्लेस्ड कलकत्ता अंडर द चार्ज ऑफ द मानिक चंद एंड रिटर्न टू द मुर्शिदाबाद। और इस तरह से सिराजुद्दौला ने क्या किया, सारा का सारा कलकत्ता का अपना चार्ज दे दिया मानिक चंद को, और वो मुर्शिदाबाद लौट गया। तो ये रोल था हमारा इसमें बंगाल के बारे में, अलीवर्दी खान, सिराजुद्दौला, ईस्ट इंडिया कंपनी, किस तरह से उनका था। तो आई थिंक इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी का लेसन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।